हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स की छात्राओं को इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एक चैप्टर मैंने पहले शुरू किया था, आपको याद होगा, वह था थकान, फैटिग। तो थकान क्या है, थकान के कौन कौन से कारण हैं, इन सारी बातों का विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब उस थकान का एक पार्ट और बाकी रह गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वह है मेजर्स टू रिड्यूस फैटिग। मेजर्स टू रिड्यूस फैटिग यानी थकान कम करने के उपाय। तो थकान कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, यह आज आपके बीच मैं रखूँगा। आप ध्यान देंगे उस पर कि थकान औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए एक अभिशाप है, जो कि उत्पादन के साथ ही साथ कार्यकर्ता के कार्य क्षमता को भी काफ़ी प्रभावित करता है, कार्यकर्ता के शारीरिक क्षमता को भी काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि थकान को उद्योग धंधा से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि थकान समाप्त नहीं किया जा सकता है। थकान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम थकान को बिल्कुल ही दूर समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे मेजर्स ज़रूर हैं, कुछ ऐसे उपाय ज़रूर हैं जिससे थकान को कम किया जा सकता है। तो उसमें पहला जो उपाय है थकान को कम करने का, वह है प्रॉपर वर्किंग आवर्स, पर्याप्त कार्यावधि। काम के अवधि, काम का जो समय, कार्यकर्ता को काम करने का जो समय निर्धारित किया जाता है, यदि उसमें कमी लाई जाए, कार्यावधि यदि लंबा समय तक नहीं हो, कार्यावधि को यदि 10 घंटे के बदले 6 घंटे और 8 घंटे किए जाएं, तो ऐसा हम देखते हैं कि उत्पादन में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन कम नहीं होता है और साथ ही साथ कार्यकर्ता में थकान की भी अनुभूति देर से होती है। इसके लिए टेलर और गिलब्रेथ का जो टाइम एंड मोशन स्टडी है, टाइम एंड मोशन स्टडी में गिलब्रेथ ने और टेलर ने यह दिखाया है, अपने अध्ययनों के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि काम के घंटे 10 घंटे से घटाकर, 10 घंटे प्रतिदिन से घटाकर यदि हम 6 या 8 घंटे प्रतिदिन कर देते हैं, तो ऐसा देखने में आता है कि कार्यकर्ता में अनावश्यक थकान नहीं होता है। थकान तो होगा, यह स्वाभाविक है कि थकान होगा, लेकिन जो अनावश्यक थकान है, वह अनावश्यक थकान कार्यकर्ता के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ उत्पादन पे भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है कि उद्योगपति को घाटा हो जाए। उत्पादन भी 10 घंटा कार्यकर्ता काम करके जितना उत्पादन देता था, उतना ही उत्पादन वह 8 घंटे और 6 घंटे करके भी देता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा यह हो जाता है कि कार्यकर्ता में थकान की अनुभूति कम होती है। आज तो देखने में ये आता है, आज अक्सर बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह में आप देखेंगे कि सप्ताह में काम के घंटे घटा दिए गए हैं। सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे पहले काम लिए जाते थे, आज काम के घंटे घटाकर 40 आवर्स कर दिए गए हैं। सप्ताह में 40 घंटे को उसको काम करना होता है। 6 दिन सप्ताह में पहले काम करना होता था, अब 5 दिन का सप्ताह में कार्य करना होता है। बहुत सारे जगहों पे 5 दिन काम करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काम के घंटे, यदि कार्यावधि, काम की अवधि यदि लंबी ना होकर छोटी कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में
थकान में रिड्यूस लाया जा सकता है, थकान को कम किया जा सकता है। थकान कम करने का जो दूसरा उपाय है वह है सफिशिएंट रेस्ट पॉज। सफिशिएंट रेस्ट पॉज, पर्याप्त विश्राम काल। क्योंकि कार्यकर्ता जब काम करता है तो काम के दरमियान उसे विश्राम भी मिलना आवश्यक है, उसे रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि कार्यकर्ता से यदि लगातार हम काम करते रहेंगे, काम उसे लेते रहेंगे, तो कार्यकर्ता कोई मशीन का पुर्जा तो है नहीं कि जितनी देर तक आप उसको चलाएंगे वह उत्पादन देता रहेगा, वह थकेगा नहीं। कार्यकर्ता मशीन नहीं है, कार्यकर्ता एक ह्यूमन बींग्स है, हाड़ मांस का बना हुआ एक व्यक्ति है, और उसको मशीन की तरह यदि आप उपयोग करेंगे, बिना विश्राम दिए यदि उससे आप काम लेते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा और साथ ही साथ उसमें थकान का अनुभव जल्द होगा। ठीक है, तो यदि सफिशिएंट रेस्पॉन्स दिया जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो हार्ड वर्क होते हैं, जो काम शारीरिक रूप से जो थोड़ा सा कठिन काम होते हैं, जिसमें शारीरिक शक्ति का ज़्यादा ह्रास होता है, ज़्यादा शक्ति का उसमें अपव्यय होता है, वैसी परिस्थिति में विश्राम की अवधि जो है वह लंबी होनी चाहिए। यदि विश्राम की अवधि लंबी नहीं होगी तो कार्यकर्ता उसमें क्या करता है कि विश्राम की चोरी करता है, जिसको हम कहते हैं कि वह काम करने के दरमियान ही काम उत्पादन को घटा देगा और उस बीच में ही वह काम की चोरी कर लेगा, यानी कि अनधिकृत रूप से वह रेस्ट ले लेता है। और इस अनधिकृत रूप से रेस्ट लेने का जो घाटा है वह उद्योगपति को उठाना पड़ता है। इसलिए उद्योगपतियों को चाहिए, आज के औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों को ने यह सलाह दिया है, लोगों को बताया है कि आप सफिशिएंट रेस्ट पॉज दें। सफिशिएंट रेस्ट पॉज देने के बाद कार्यकर्ताओं में शक्ति का पुनर् जो है वह रिस्टोर कर लेते हैं और आपको कार्य उसी रफ्तार से करते हैं जिस रफ्तार से उन्होंने काम की शुरुआत की थी, और उनमें थकान की अनुभूति भी कम होती है। उसी तरह से थकान को कम करने का जो तीसरा उपाय है वह है प्रॉपर इन्वायरमेंट, उपयुक्त वातावरण। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि काम करते समय कार्यकर्ता की जो काम करने की परिस्थिति होती है, उसका जो वातावरण होता है काम करने का, वह आर्टिफिशियल होता है, वह नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता है, बल्कि वह एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है। और उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंतर्गत कार्यकर्ता को काम करना होता है। वहाँ की प्रकाश व्यवस्था, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो शोरगुल इत्यादि, वेंटिलेशन, ये सब कृत्रिम रूप से वहाँ पे उसकी व्यवस्था की जाती है और उस कृत्रिम वातावरण में कार्यकर्ता को काम करना होता है। तो यदि उपयुक्त वातावरण हो, जैसे कि टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति करता हो, जहाँ पर वह सबसे ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करता हो, जिसको कंफर्ट जोन का नाम दिया जाता है, उस कंफर्ट जोन का खोज किया जाता है। उद्योगपतियों को और मनोवैज्ञानिकों को ये चाहिए कि उस कंफर्ट जोन का हम खोज करें, जिस कंफर्ट जोन पर, जिस विश्राम स्थल पर कार्यकर्ता सर्वाधिक कुशलता देने के बावजूद सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति करता हो, वह कंफर्ट जोन होता है। तो कंफर्ट जोन तापमान को के हिसाब से यदि हम देखें तो तापमान स्तर को निर्धारित करते समय यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार हम उद्योग का उद्योग का टेम्परेचर निर्धारित करें।
कर्मचारियों के एज के अनुसार, कर्मचारियों की स्वास्थ्य के अनुसार हम वहाँ के टेम्परेचर का निर्धारण करें, और तभी हम थकान से बच सकते हैं, तभी हम अनावश्यक थकान से बच सकते हैं। उसी तरह से इल्यूमिनेशन, तापमान के बाद इल्यूमिनेशन आता है। इल्यूमिनेशन में क्या होता है? प्रकाश की व्यवस्था, क्योंकि उद्योग धंधा में वैसे तो सूर्य का प्रकाश सर्वोत्तम प्रकाश माना जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश चूँकि हर वक्त, हर समय, हर स्थिति में विद्यमान नहीं रहता है, वर्तमान नहीं रहता है, इसलिए हमें उद्योग धंधा में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। तो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करते समय भी हमें इस बात पे ध्यान देना रहता है कि प्रकाश का वितरण सही हो, काम करने वाला जो एरिया है उसमें प्रकाश का वितरण सही हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा हो, कहीं कम पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी थकान की अनुभूति जल्दी होगी, आँखें जल्दी थकती हैं, ज़्यादा चुंधियाती हैं आँखें। वैसी परिस्थिति में व्यक्ति थकान महसूस करता है। प्रकाश की तीव्रता जो है, प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, वो अभी थकान की अनुभूति में कारगर सिद्ध होता है। यदि प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो वैसी स्थिति में भी कार्यकर्ता जल्दी थकता है। यदि प्रकाश की तीव्रता बहुत कम है, वैसी स्थिति में भी कार्यकर्ता जल्दी थकता है, उसमें अनावश्यक थकान जल्दी उत्पन्न होता है। तो प्रकाश का रंग यदि कुछ ऐसा हो जिस रंग में कार्यकर्ता ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करता हो, अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि उसमें थकान की अनुभूति जल्दी होती है। कहने का मतलब यह है कि जो वहाँ का वायुमंडलीय स्थिति है या जो काम करने का वातावरण है, उस काम करने के वातावरण में को इस लायक बनाएं जो कि कार्यकर्ता के अनुकूल हो, तभी कार्यकर्ताओं में से थकान कम किया जा सकता है। उसके जो अनावश्यक थकान होते हैं उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है थकान को कम करने का, वह है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्कर। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्कर का मतलब होता है कि उपयुक्त कर्मचारी का चयन। जब तक किसी कार्य के लिए हम सही कार्यकर्ताओं का चयन नहीं करेंगे, चयन प्रक्रिया हमारी जो चयन प्रणाली है वह यदि सही नहीं होगा तो कार्यकर्ता में थकान जल्दी होगा। लेविन ने 1987 में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में देखा कि मेडिकल स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा जो निर्धारित मापदंड था उसके अनुसार यदि कार्यकर्ता का चयन किया गया तो कार्यकर्ताओं ने उत्पादन ज़्यादा दिया, साथ ही साथ और कर्मचारियों की अपेक्षा, उनके साथ जो और कर्मचारी काम करते हैं उनकी अपेक्षा उनमें थकान की अनुभूति भी देर से हुई। यानी कि जो मेडिकली फिट रहते हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से जिन व्यक्तियों का जांच करने के बाद हम उन कर्मचारियों का चयन करते हैं, तो उन कर्मचारियों में थकान की मात्रा, थकान का जो अनावश्यक थकान का जो मात्रा होता है, वह अवधि जो होती है वह कम होती है। क्योंकि कर्मचारी थकना तो हर किसी को है, लेकिन वह देर से थकते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो काम पे जाते ही थक जाते हैं। तो उनका चयन यदि उपयुक्त ढंग से हो कि यदि हार्डवर्क करना है, शारीरिक परिश्रम करना है, तो वैसी स्थिति में वहाँ काम करने वाले लोगों का मेडिकल जांच के बाद यदि हम उनको उस कार्य पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनमें थकान की अनुभूति देर से होगी। सामान्य लोगों की अपेक्षा वो देर से थकेंगे और साथ ही साथ उत्पादन की जो क्षमता है, उत्पादन को बढ़ाने में वे काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये जो
थकान का जो ये कारण है कि प्रॉपर मैन का, प्रॉपर वर्कर का हम चयन करें। प्रॉपर वर्कर का यदि हम चयन करेंगे तो निश्चित रूप से थकान की जो समस्या है उससे हम थोड़ी बहुत निजात पा सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। उसी तरह से रिफॉर्म इन मशीन डिजाइन, रिफॉर्म्स इन मशीन डिजाइन यानी कि यंत्रों की बनावट में सुधार। कार्यकर्ता आज का जो युग है वह मशीनी युग है। आज का जो युग है वह मशीन का युग कहा जाता है और इस मशीन के युग में कार्यकर्ता को मशीन के साथ ही काम करना पड़ता है, उसको मशीन के साथ काम करना पड़ता है। वैसी स्थिति में यदि मशीन की डिज़ाइन फॉल्टी हो, यदि मशीन का डिज़ाइन दोषपूर्ण हो, यदि मशीन का डिज़ाइन कार्यकर्ता के अनुकूल नहीं हो, यदि मशीन का डिज़ाइन कार्यकर्ता के शारीरिक बनावट के अनुसार नहीं हो, तो कार्यकर्ताओं में थकान की अनुभूति जल्दी होगी। जैसे कि रूस का बनाया हुआ कोई मशीन भारत में लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से रूस में जो मशीन बना होगा वह वहाँ यानी कि रूस के लोगों के हाइट को देखकर, रूस के लोगों के की जो शारीरिक शक्ति है उसको देखकर, या रूस के लोगों की जो काम के प्रति मानसिकता है उसको देखकर वह मशीन का मशीन बनाई गई होगी। और वह रूस यदि भारत में आ जाए वह मशीन यदि भारत में आ जाए, वह मशीन यदि चाइना में लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को उसके साथ काम करने में प्रॉब्लम होगा, कठिनाइयाँ होंगी। तो इन कठिनाइयों से बचने के लिए जो मशीन की बनावट हो उसमें सुधार होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि थकान को कम करना है, उद्योग में यदि थकान को कम करना है तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आप मशीन की बनावट में सुधार करें और मशीन की बनावट ऐसी हो जो कार्यकर्ता को सूट करता हो, जो कार्यकर्ता के अनुकूल हो, जो कार्यकर्ता के शारीरिक बनावट के अनुकूल हो, उसके मानसिक बनावट के अनुकूल हो, उसके कार्य करने का जो मानसिकता है उसके अनुकूल हो, तब तो हम थकान को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। थकान को कम करने का उद्योग धंधा में एक उपाय ये भी है कि हम औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। औद्योगिक प्रशिक्षण के इस्तेमाल के बाद यानी कि जो कार्यकर्ता काम पे नियुक्त किए गए उनको काम करने से पहले उनको प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि किसी काम में यदि किसी व्यक्ति को लगा दिया जाए और वह उस कार्य को सही ढंग से करना नहीं जानता है, वह उस कार्य को संपादित करने का ढंग नहीं जानता है, उसका मेथड नहीं जानता है, किस आसन में बैठ के उसको काम करना है यह नहीं जानता है, तो निश्चित रूप से उसमें थकान जल्दी होगा। इसलिए कार्यकर्ता की नियुक्ति के बाद उद्योगपतियों का सबसे बड़ा कर्तव्य ये बनता है, सबसे बड़ी ड्यूटी उनकी ये बनती है कि पहले उन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बाद, उस काम के प्रति उनको प्रशिक्षित करने के बाद हम उनको काम पे लगाएं और तब यह देखने को मिलेगा, तब यह रिजल्ट आएगा कि कार्यकर्ता में थकान की अनुभूति देर से होती है, उनमें अनावश्यक थकान नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि काम पे जाते ही वे थकान की अनुभूति करने लगते हैं। कुछ घंटे काम करने के बाद उन्हें थकान की अनुभूति होती है, जो कि स्वाभाविक है। इसलिए उद्योग धंधा में थकान को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी जो उपाय है वह है प्रशिक्षण की व्यवस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस तरह से थकान को कम करने के ये सारे उपाय थे। वैसे यदि थकान के कारण के बारे में आप जानते हैं, मैंने उस दिन बताया था कि थकान के कौन कौन से कारण हैं। यदि थकान के उन कारणों को हम कम कर दें तो वही थकान के कम करने का उपाय हो गया है ना।
स्वाभाविक है कि जिस कारण से थकान होता है उस कारण में हम यदि कुछ सुधार कर दें, उस कारण को ही हम यदि दूर कर दें, तो निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट है, यानी कि उसका जो थकान का जो ये है वह रिड्यूस हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। इस प्रकार अंततः हम हॉथर्न अध्ययन एक मायो का अध्ययन था, एल्टन मायो का एक अध्ययन था जिसको कहा जाता है हॉथर्न अध्ययन। हॉथर्न अध्ययन में इस बात, जब भी हम हॉथर्न अध्ययन पढ़ते हैं तो हमें इस बात का वह याद दिलाता है कि भौतिक अवस्था में चाहे हम कितना भी परिवर्तन क्यों न कर लें, भौतिक अवस्था में हम कितना भी मॉडिफिकेशन क्यों न कर लें, लेकिन अन्य बातों की अपेक्षा, अन्य बातों की तुलना में कार्यकर्ता का काम के प्रति जो मनोवृत्ति है वह अनुकूल है या नहीं है। कार्यकर्ता के काम के प्रति मनोवृत्ति पर ही यह निर्भर करता है कि कार्यकर्ता को ये सारे जो भौतिक वातावरण और इत्यादि इत्यादि की जो हम चर्चा किए वह उनके लिए उपयुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि कार्य के प्रति उनकी मानसिकता सार्थक होती है, पॉजिटिव होती है, तब तो इन सुधारों का का असर उन पे पड़ता है, अन्यथा इन सुधारों का कोई मायने नहीं है यदि कार्यकर्ता की मनोवृत्ति काम के प्रतिकूल हो। धन्यवाद। आज हम इस थकान चैप्टर को ख़त्म कर दिए। दूसरे दिन से हम किसी दूसरे चैप्टर पर आएंगे। आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। कुछ दिन की बात है और कोविड-19 के ख़त्म होने के बाद पुनः हम लोग कॉलेज में मिलेंगे। धन्यवाद।